थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप कह रहे हैं दो हो गए थे, एक तो 8वां हो रखा है, देखो इधर से ले लो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड से स्टार्ट कर देते हैं ना, एक 8वां बीच में होया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र को, देखो न्यूमेरिकल करने का एक फायदा, आपके पूरा का पूरा चैप्टर एक बार का अच्छे से रिवाइज हो जाता है। न्यूमेरिकल करते हैं तो जो लोग दिमाग लगाते हैं उसकी कह रहा हूँ, है ना। जो लोग दिमाग नहीं लगाते उनके लिए तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, तो उससे फायदा होता है। ओके, तो समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए v की वैल्यू को, विभवांतर मतलब कैपिटल V की वैल्यू को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी जाती है। T इक्वल टू 3 mm, 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी जाती है। स्लैब मतलब पट्टी का वो होता है ना, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसकी मोटाई कितनी है, 3 मिलीमीटर है। और प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी पहले कितनी थी, पहले थी 2.4 मिलीमीटर। ये तो गलत बात हो गई ना, टी का मान डी से भी ज्यादा है, देख लो, टी का मान डी से भी ज्यादा है, मतलब आपको दोनों प्लेटों को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। और बाद में टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डैश इक्वल टू 3 मिलीमीटर। तो बाद में दूरी डी से बढ़कर कितनी हो जाएगी, डी डैश 3 मिलीमीटर, तभी तो ये फिट होगा। सही बात है ना। अगर जगह कम है तो बड़ी चीज अंदर फिट कैसे होगी, तो जगह कितनी करनी पड़ेगी, उतनी ही जितनी मोटी चीज अंदर फिट करनी है, 3 मिलीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, स्लैब के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। स्लैब मतलब पट्टिका के परावैद्युतांक के का मान ज्ञात करना है। दोनों बार धारिता समान होगी, विभवांतर समान होगा। आप सब जानते हैं C बराबर Q बटा V, है ना। Q आवेश, Q मतलब आवेश, एक संरक्षित राशि है, Q नहीं बदलता। जब विभव कम होता है तो धारिता बढ़ जाती है, जब विभव ज्यादा होता है तो धारिता कम होती है। लेकिन ये कह रहे हैं V को समान रखा गया है, इसका मतलब बाद में भी धारिता उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो पहले वाले संधारित्र को देखें, जैसे पहले ये संधारित्र था, ठीक है, और इसकी धारिता है C, पहली स्थिति। बाद वाली स्थिति में देखें, सेकंड, बाद वाली स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी पहले से थोड़ी ज्यादा कर दी गई है, दिख रहा थोड़ा सा अंतर, ये कम है दूरी, ये थोड़ी दूरी ज्यादा है। और दोनों प्लेटों के बीच क्या भर दिया गया है, परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, जिसकी मोटाई टी बराबर कितनी है, 3 मिलीमीटर, और यही होगी नई डी डैश 3 मिलीमीटर। सही बात है, 3 मिलीमीटर। अब धारिता पहले जितनी थी उतनी ही है, कैसे पता लगा, क्योंकि C बराबर होता है Q बटा V, आवेश तो संरक्षित राशि है, वो तो बदलेगा नहीं। और प्रश्न में कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं कि V को भी समान ही रखा गया है। इसका मतलब पहले जितनी धारिता थी उतनी ही बाद में भी है। दो बार सूत्र हम काम में ले सकते हैं, C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बटा D। सही बात, ये D कौन सा है आपको पता होना चाहिए, 2.4, याद आया कुछ। बाद में C क्या होगा, वो होगा K A एप्सिलॉन नॉट बटा D डैश। समझ गए, दो अंतर दिख रहे हैं ना, K आ गया, एक तो K आ गया ना, K का मान ही तो ज्ञात करना है, और D की जगह D डैश, कितना है D डैश, T के बराबर 3 मिलीमीटर। तो इन दोनों सूत्रों को बराबर रखकर आप K का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 पहले धारिता, समीकरण 2 बाद में धारिता, और चूंकि प्रश्नानुसार V समान है इसलिए C समान होगा, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर रखकर हमें K ज्ञात करना है। तो फटाफट चित्र बनाकर लिख दो, पूर्व की स्थिति, और यह परावैद्युत पट्टिका, परावैद्युत स्लैब रखने के पश्चात स्थिति। पूर्व मतलब पहले की, पूर्व की स्थिति, और यह है
परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत स्लैब, स्लैब अभी ये गलत है, स्लैब इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में लिखा हुआ है, पट्टिका लिखना चाहिए इनको, स्लैब लिखना है तो फिर पूरा इंग्लिश में लिखना चाहिए। चलिए परावैद्युत पट्टिका रखने के बाद की स्थिति, परावैद्युत पट्टिका रखने के बाद की स्थिति। समीकरण 1, 2 बना लें प्रश्नानुसार। यहां पर मैं C1 कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर मैं C2 कर देता हूं, यहां पर C2 बराबर। अब करते हैं प्रश्नानुसार। चूंकि V समान रखा गया है, चूंकि V समान रखा गया है, इसलिए C1 बराबर C2 होगा। V समान रखा गया है इसलिए C1 बराबर C2 होगा, क्योंकि Q बराबर C बराबर होता है Q बटा V। Q हमेशा समान रहता है, बैटरी से तो जुड़ा हुआ है नहीं संधारित्र। A एप्सिलॉन नॉट बटा D, K A एप्सिलॉन नॉट बटा D डैश। A कट गया, एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, कटा ना, तो यहां से रहा 1/D और यहां से K बटा D डैश, तो K बराबर D डैश बटा D। K बराबर D डैश बटा D। D डैश है 3 और D है 2.4, तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 6/5 आ जाएगा। छह बटा पांच नहीं आएगा, कितना आएगा? 5/4। 30/24 क्या होता है? 5/4, और 5/4 मतलब होता है 1.25। 1.25, तो K का मान 1.25, पता नहीं किताब में क्या है, K का मान 5 दिया हुआ है, इनको शर्म नहीं है, ऐसे क्या कर रही है? एप्सिलॉन आर पूछ रहे हैं ना, एप्सिलॉन आर तो K ही होता है, K ही होता है। पहले धारिता बराबर बाद में धारिता, क्योंकि पहले आवेश बैटरी से तो जुड़ा हुआ नहीं है। और देख लेते हैं, बढ़ानी पड़ती है। अरे सुनो सुनो सुनो, दुनिया ही अलग है इसमें। तो किताब है ना आपके पास में, तो प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है, ध्यान दें, बढ़ानी पड़ती है। तो पहले कितनी थी? थोड़ा सुनो भाई, ध्यान दें, पहले वाले चित्र को भी बता देता हूं मैं। ये था पहले वाला संधारित्र, और प्लेटों के बीच की दूरी थी 0.6 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर की पट्टी का अंदर फिट करने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बढ़ानी पड़ती है? 2.4 मिलीमीटर और बढ़ानी पड़ती है। 2.4 प्लस 0.6 कितना हो जाता है? 2.4 बढ़ानी पड़ेगी अभी, और पहले से कितनी है? इतनी तो पहले से है, हो जाएगी 3 मिलीमीटर। समझ गए? तो दुनिया में थोड़ा सा परिवर्तन आया, प्लेटें पहले बहुत पास पास थी। क्यों? पहले इतनी दूरी थी। कैसे पता लगा? क्योंकि बचपन में हमने माइनस करना सीखा हुआ है। देखो ना, पट्टिका की मोटाई है इतनी, और इस पट्टिका को संधारित्र में फिट करने के लिए दूरी कितनी बढ़ानी पड़ती है? इतनी बढ़ानी पड़ती है। कहीं लिखा गया मैंने, है ना? इतनी दूरी बढ़ानी पड़ती है। तो इसका मतलब पहले कितनी दूरी थी?
इतनी दूरी बनानी है और इतनी दूरी बनाने के लिए इतनी दूरी और बढ़ानी पड़ेगी, तो पहले कितनी थी, समझ रहे हो ना, -0.6 ही थी। तो जो डी है ना, डी, ये डी 2.4 नहीं है, 0.6 है। तो डी की जगह मैंने जहां यहां पर दिख रहे हो 2.4 लिखा है। प्रश्न पूरा सही है, बस डी का जो मान है ना, वो प्रश्न देखिए आप 0.6 है। अब तो बात ही खत्म। 3/0.6 होता है 5, 30/6 क्या होता है 5। तो चित्र में मैंने इसको थोड़ा पतला कर दिया, थोड़ा सा सच्ची भी तो लगना चाहिए ना, सचमुच का लगना चाहिए। तो डी का मान, तो प्रश्न अपने आप अच्छा हो गया। ऐसी लैंग्वेज दी है इन्होंने कि 2.4 चकमा दे दिया हमको ये। चलिए, लेकिन हम ज्यादा चकमा खाए नहीं, आंसर बिल्कुल ठीक है, 5 आ रहा है और 5 ही आना था। चलिए चौथा प्रश्न, फुर्ती दिखाओ, हो सकता है हम सारे ही कर लें आज। 16 हैं, सारे तो नहीं हो पाएंगे मतलब। कोई पीछे तो नहीं रह गया? हाँ भाई, घर से सही कर लिया ना? ये बोलते नहीं है घर से कि सर थोड़ा सा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, अब दिखाई दिया। कैसे दिखाई दे सकता है, अब दिखा होगा आपको, है ना? पूर्व की स्थिति, परावैद्युत पट्टी का रखने के बाद की स्थिति, हो सकता है सुन के आपने समझ गए होंगे, दिखाई अब दिया है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जब पट्टिका भरी नहीं थी तो संधारित्र कुछ ऐसा था, प्लेटें तो वही है, एरिया तो वही है, बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बीच की दूरी बहुत कम थी, इतनी ही थी, और इसमें कितनी वृद्धि की हमने, 2.4 की वृद्धि की, तब जाकर ये डी कितना हो गया, समझ रहे हैं ना? तो 2.4 की वृद्धि की, तो बाद में डी डैश कितना हो गया, डी डैश कितना हो गया, डी डैश हो गया 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, दो संधारित्रों की धारिताएं दी हुई है, लिख लो फटाफट। C1 बराबर 2 माइक्रोफैरेड, फटाफट लिखिए। C1 बराबर 2 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैरेड, लिख लिया। चौथा प्रश्न, चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। C1 C2 दिए हुए हैं, कह रहे हैं इनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा और फिर इन्हीं संधारित्रों को एक बार समांतर क्रम में जोड़ा, तो तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इधर देखिए, C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन नंबर 4 में ये तो दिया हुआ है। CS, S फॉर सीरीज, श्रेणी क्रम निकालेंगे। SP, CP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। CS CP निकालोगे, निकालेंगे, और फिर आप CS बटा CP ज्ञात करोगे, है ना? तो CS कैसे निकलेगा भाई, हम जानते हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। श्रेणी क्रम के सूत्र ऐसे ही होते हैं, फटाफट आंसर बताओ। CS का 1/CS 1/2, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं काफी बच्चे। तो ये हो गया 3/4, है ना? तो CS कितना हुआ, 4/3, 3/4 कोई CS थोड़ी है, 1/CS है वो तो, सही बात, ठीक बात है ना? तो एक बात, अब समांतर क्रम, तो CP बराबर होता है C1 प्लस C2, C1 प्लस T2 आ गया ना, 6, 2 प्लस 4, CP बराबर 6 माइक्रोफैरेड, यहां भी लिख देते हैं माइक्रोफैरेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब CS अपॉन CP क्या होगा, तो 4/3/6,
कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही है ना? ये लो, बताओ भाई। 2/9, 4 और 6 कटते भी तो हैं 2 से, 2/9, ठीक है, खत्म। 2/9 आ भी रहा है। पांचवा प्रश्न, तो ये तो आसान था, कर लेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो जोर शोर से आराम से बिल्कुल हंसते खेलते कर देंगे ना, टेंशन नहीं लेते थे। हाँ, पांचवा प्रश्न, दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.05 मीटर तथा 0.1 मीटर है। प्रत्येक गोले पर 25 माइक्रो आवेश है। इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव तथा आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम C1 C2 की बात करेंगे। चालक गोलों की धारिता क्या होती है? तो C बराबर होता है R/K, सूत्र है, पृथ्वी को चालक गोला मानते हुए इसके लिए भी कहा था, तो C बराबर होता है R/K। तो पहले गोले की और दूसरे गोले की धारिता आप लिख लोगे, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आपको याद आना चाहिए। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। तो पहला आंसर तो इससे आएगा, तो लिखते हैं, लिखिए, दिया है R1 बराबर 0.05 मीटर, R1 बराबर 0.05 मीटर, है ना। R2 बराबर 0.1 मीटर, R1 बराबर 0.05 मीटर, R2 बराबर 0.1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5वां है। हाँ, आवेश, प्रत्येक गोले पर आवेश एक जैसा है, क्या दिया हुआ है? Q बराबर 75 ही है ना, माइक्रो कूलम, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन चीजें दी हुई है और आपसे पूछा गया इन्होंने कि इन दोनों गोलों को पतले तार से जोड़ा, किया था ना एक लास्ट टॉपिक हमने, पतले तार से जोड़ा, जोड़ने के पश्चात आवेश इधर उधर जाता है, कब तक? जब तक विभव समान नहीं हो जाता। तो R1 की मदद से C1 आ जाएगा, R2 की मदद से C2 आ जाएगा। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र याद करो आप तो, एक मिनट, V1 कैसे निकालोगे? तो V1 बराबर होगा KQ बटा R1, पहले गोले की सतह पर विभव। सूत्र गलत थोड़ी है, किसी चालक गोले को आवेश दिया है तो विभव यही होगा। V2 क्या होगा? तो V2 होगा KQ बटा R2, आवेश दोनों गोलों पर समान है, तो आवेश आपको दिया ही इसलिए है ताकि आप V1 V2 निकाल सकें, त्रिज्या आपको दी ही इसलिए है ताकि आप C1 C2 निकाल सकें, और उभयनिष्ठ विभव के सूत्र में C1 V1 C2 V2 सब काम आएंगे, सही बात है। तो देखिए, ये रहा V1, ये रहा V2। C1 की बात करें तो C1 बराबर होगा R1/K और C2 बराबर होगा R2/K। तो लिखिए, पहले गोले की धारिता, पहले गोले की धारिता, फिर लिखना आगे वह विभव V1 बराबर, तो पहले गोले की धारिता वह विभव, इसी प्रकार दूसरे गोले की धारिता वह विभव। ये दो लाइनें लिख लो पहले तो आपको इस तरह से प्रश्न करने पर थोड़ा दिमाग में और खुलापन आता है। कुछ बच्चों को तो बचपन से डर लगता है न्यूमेरिकल से, 10th में थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, 9th में थोड़ी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, 11th में वापस मैकेनिक्स आती है थोड़ी भयावह रूप में, करते ही नहीं है। आपसे 11th की टेक्स्ट बुक के अगर प्रश्न कराए जाएं, सारे प्रश्न, देखो पहले से घबराहट हो गई होगी। पीछे ना किताब के 11th की आपके घर पे किताब रखी होगी, किसी ने छोटे भाई बहन को दे दी होगी, जो भी है, तो वो जो बुक है उसके पीछे प्रश्न उत्तर है, बहुत सारे प्रश्न है, वो आपसे कराए जाएं तो मान लो 2000 प्रश्न है उसमें, ज्यादा होंगे या कम होंगे, आसपास ही होंगे इसके 1500 या 2000, उसमें से आप कितने कर पाएंगे? आप तो 12th में आ चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट की नजर में आपको 11th तो आती है, आप 12th में आ चुके हैं, कितने कर पाएंगे उसमें से?
1000 कौन है 1000 वाला? तो 11 तो गई, अब 12th को आप सुधार सकते हैं। अच्छी बात क्या है, फिजिक्स में 11th का 12th से कोई कनेक्शन नहीं है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में होगा, बायो में होगा, फिजिक्स में 11th और 12th का कनेक्शन नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है। अगर होता तो टेंशन में ही रहते आप और ज्यादा। फिजिक्स वैसे ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। साइंस को आर्ट्स और कॉमर्स से कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि साइंस में फिजिक्स होती है, चाहे वो मैथ वाला हो चाहे बायो वाला हो। कॉमर्स मैथ में भी मैथ होती है, कुछ स्कूल्स में आर्ट्स में भी मैथ होती है। बायोलॉजी वैसे बच्चे घर पे ऐसे ही याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ही वो तो सुपाच्य है। केमिस्ट्री भी आधी याद करते हैं आधी समझते हैं और वो भी कर लेते हैं। साइंस को कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट कॉमन है। हाँ, तो 11th तो समझ गया ना। आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, 11th का 12th से, 12th का 11th से कनेक्शन नहीं है। 11th का कनेक्शन 9th से है। थोड़ा बहुत आपने ध्यान से पढ़ा हो 9th तो, न्यूटन वहां भी दिखाई देता है, यहाँ भी आता है 11th। ओके, कभी आपसे 11th के क्वेश्चन पूछेंगे, जांचेंगे कितनी फिजिक्स है आपके अंदर 11th। फ्लूइड पढ़ा होगा ना, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय। आपसे पूछा एरोप्लेन क्यों उड़ता है, तो आप गिर जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो नीचे उड़ना ही नहीं चाहिए। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर नहीं, एरोप्लेन। हाँ, तो चलिए लिखिए। इस दौरान आपने 2 लाइनें तो लिख दी सबने। 5वें प्रश्न में गोलों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव निकालना है, तो लिखिए नई लाइन में, उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मेरी नजर में न्यूमेरिकल करने का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है, सूत्र याद हो जाते हैं, काम आया ना अभी, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको सूत्र याद हो जाएंगे। मान रखो C1 का, V1 का, C2 का, V2 का, और आप पाओगे बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। रखे मान। हाँ भाई, C1 R1, कंजूसी में मत करना, थोड़ा बड़ा बड़ा खुला खुला लिखा करो। C1 अपॉन K1 इंटू V1 कितना है KQ अपॉन R1 प्लस, देखो एक K जो है ना, ये कैंसिल हो रहा है, R1 भी कैंसिल हो रहा है, चार्ज ही बच रहा है बस यहाँ पर। R2 अपॉन K इंटू KQ अपॉन R2 अपॉन C1 प्लस C2, यहां पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, R1 अपॉन K प्लस R2 अपॉन K। तो ऊपर आएगा Q प्लस Q, 2Q है ना, ये लीजिए 2Q, नीचे R1 प्लस R2 बटा K। इस K को तो मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, फिर रखेंगे मान, ये लीजिए K को ऊपर पहुंचाते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, K आप सब जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, R1 R2 देखो मीटर में दिए हुए हैं। चलिए तो मान रखते हैं 2 गुणा 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 बटा 0.15, जोड़ना आता है ना अपन को, 0.15, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे 2 जीरो, 15 और 75 कटते हैं 5 बार, 2 इंटू 5 10, 9 गुणा 10 की घात 8 कर दूं क्या, चेक करना, नहीं और देखो ना, 6 ही आएगा, प्लस का 6 ही आएगा, वोल्ट लिख देना। अपने हिसाब से करो गणना, तो गणना में मैं समझ लो मैंने की ही नहीं, आप अपनी अपनी करो। उभयनिष्ठ विभव के सूत्र में मान रख दिया, आगे अपने हिसाब से करो।
और किताब में कितना आ रहा है वो भी देख लो। 9 गुणा 10 की घात 6 आ रहा है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, तो छोटा मोटा कंफ्यूजन हो रहा तो पूछ लिया करो, अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं वैसे, ठीक है। एक और बात पूछी है इन्होंने, कहा है एक गोले से दूसरे गोले में कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, ये भी बताओ, ये भी बताओ कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो कैसे निकालें आवेश के स्थानांतरण की मात्रा, कैसे निकालें? जैसे हम कह सकते हैं पहले विभव V1 था कितना, K Q बटा R1, बाद में विभव V हो गया 9 गुणा 10 की घात 6, तो इस विभव को भी निकालना पड़ेगा। फिर आवेश निकालेंगे 2 बार, नहीं एक बार तो पता ही है, पहले 75 माइक्रोकूलम था, बाद में आवेश निकालेंगे। तो आवेश निकाल सकते हैं ना, इसकी जरूरत कहाँ है, बाद में आवेश कितना होगा, तो Q डैश बराबर Q डैश, पहले कितना आवेश था पहले गोले पर, Q बराबर 75 माइक्रोकूलम, इतना आवेश था। बाद में आवेश इससे निकलेगा Q बराबर CV, पहले गोले पर आवेश पहले तो इतना था, बाद में कुछ कम हो गया होगा या जो भी है, तो कितना होगा, C का मान R1 अपॉन K, V का मान 9 गुणा 10 की घात 6 लिखेंगे। तो बाद में आवेश निकाल लेते हैं Q डैश, फिर आवेश का अंतर कर लेंगे, पता लग जाएगा, देखो 50 आता है या कितना आता है। हाँ, तो R1 कितना है भाई, K 9 गुणा 10 की घात 9, और V कितना है 9 गुणा 10 की घात 6, 50 माइक्रो फेरेड, फेरेड क्यों भाई, कूलम, 50 आ रहा है क्या, अरे Q डैश 50 आ रहा है क्या, चीटिंग कर रहे हो, आंसर बता रहे हो मुझे, 75 और 50 का अंतर, वो आंसर तो आ जाएगा, 50 तो आए पहले, 25 एक साथ बोल रहे हैं सब। इसको हल करने पर दिखा दो कोई 50-25 आ रहा हो तो, आ रहा है क्या 50, यहाँ पे 50 आ रहा है, किताब में देखने लग गए, एक सही है, अब हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आवेश स्थानांतरित हुआ है ना डेल्टा Q एक गोले से दूसरे गोले पर, वो होगा पहले आवेश माइनस बाद में आवेश, तो 75 माइनस 50 25 आ जाएगा, 75 माइनस 50 25 माइक्रोफैरेड, ये होगा किताब का आंसर ना। आवेश स्थानांतरण कितना हुआ है वो कैसे निकालते हैं, पहले कितना आवेश था और बाद में कितना रह गया, तो बाद में आवेश कैसे निकाला, Q बराबर CV वाले सूत्र से, Q बराबर CV वाले, किसी भी एक गोले को ले लो, हमने पहले वाले गोले को ले लिया, बाद वाले पर 100 माइक्रोफैरेड हो गया होगा, टोटल 75 प्लस 75 कितना होता है 150, एक पर अगर 50 है तो दूसरे पर 100 होगा। जैसे मैं Q डबल डैश निकालता हूं दूसरे वाले पर, तो उसके लिए होगा C2V, उसकी धारिता, उसकी धारिता के लिए आप देख लेना, R कितना है उसका दुगना है ना, R2 कितना है 0.1 है। खैर एक गोले पर आवेश निकालें और अंतर कर लें, पता लग जाए, सही बात। चलिए 2 आंसर हो गए इसके, दोनों बिल्कुल सही। छठा प्रश्न, 50 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैरेड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैरेड के एक निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, निरावेशित मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, उसका विभव भी कुछ नहीं होगा, पहले वाले पर आवेश भी है और वोल्टता भी है 150, ठीक है। प्रत्येक चालक पर आवेश का मान उभयनिष्ठ विभव, तो पहले उभयनिष्ठ विभव निकाल लेंगे, फिर Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, 3 आंसर निकालेंगे, है ना। तो क्वेश्चन तो मुझे आसान लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए, देखिए है ना, न्यूमेरिकल के लिए कहते हैं कि जो डर गया समझो मर गया, डरना नहीं है,
11th की फिजिक्स तो समझ लो, मतलब उसको याद ही मत करना कभी, नहीं तो आपको बुरा लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, फिजिक्स मतलब 12th की फिजिक्स, यही समझो आप तो। हाँ भाई, क्या दिया हुआ है? V1 बराबर 150 वोल्ट, V2 कितना है कोई बताइए? 0, दूसरा चालक उदासीन है। हाँ भाई, C1 कितना है? 2 माइक्रो फेरेड। गलत बात? सही बात? ओके, व C2 बराबर 1 माइक्रो फेरेड। उभयनिष्ठ विभव V क्या होता है? सूत्र उभयनिष्ठ विभव का C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। निकाल के बताओ फटाफट, देरी नहीं करनी है इसमें, तुरंत दिखाओ। माइक्रो वाइक्रो कुछ नहीं लिखना है ना, सीधा मान रखना है, कट जाता है माइक्रो माइक्रो इसलिए। क्या चक्कर है यार, टाइम ज्यादा हो गया क्या? घड़ी नहीं पहनी आज। नहीं तो 10 मिनट है पूरे पूरे। जल्दी आ गए क्या? टाइम अभी तो ज्यादा है, 12-13 मिनट है। 5 पे स्टार्ट करेंगे, बताओ। 100 वोल्ट, 100 वोल्ट बोल रहे हैं, 100 वोल्ट। हाँ भाई, घर से बताइए सही है क्या 100 वोल्ट? यस सर। है ना? दो चीजें और पता करनी है। 100 वोल्ट तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दो चीजें और पता करनी है। पहले गोले पर आवेश कितना होगा? तो पहला आंसर तो आ गया, पहले गोले पर आवेश होगा Q1 बराबर C1V। C1 दिया हुआ देखो, माइक्रो मतलब 10 की घात -6। तो देखिए Q1 बराबर 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 100, तो Q1 बराबर कितना आ गया? 200 माइक्रो फेरेड। 2 गुणा 100 200, 10 की घात -6 की जगह माइक्रो। इसी तरह से दूसरे गोले पर आवेश Q2 बराबर क्या आएगा? C2V। देखो सूत्र हो रहे हैं ना दिमाग में, Q बराबर CV काम में आ गया 2 बार, पहले गोले के लिए, दूसरे गोले के लिए Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V। बिल्कुल ठीक है, तो Q2 का मान आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। कूलाम आएगा ना, ये फेरेड फेरेड क्यों आएगा? आवेश का मात्रक है ना, कूलाम आपने सही लगाया होगा, नहीं लगाया तो सही लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया जाता है। बूंदे हो सकती है पारे की है, हो सकती है किसी विद्युत अपघट्य की है, जल की बूंदे भी हो सकती है। तो छोटी छोटी बूंदें किस आकार की होती है? गोलाकार, है ना, आपको देंगे नहीं, आपको खुद को मानना है। छोटी छोटी बूंदों को गोलाकार बोला है, और इन छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, उसको भी गोलाकार ही मान रहे हैं ये, है ना। 125 का घनमूल कितना होता है? 5 होता है ना, जानबूझकर 125 बूंदे ली है क्योंकि आपको घनमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 125 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएंगे। प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है, मान लेंगे हम। इसको मिटा दूं? तो लिखिए 7वें प्रश्न में दिया है V1 बराबर, प्रत्येक छोटी बूंद को कितने वोल्ट से आवेशित किया गया है? 200 वोल्ट से। V1 बराबर 200 वोल्ट। N बराबर 125, ठीक है, ओके। ठीक है, इसमें कुछ त्रिज्या के बारे में बताया तो देखो, एक बड़ी बूंद बनती है
इसके विभव ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है, लिखिए माना प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है, माना प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है तथा त्रिज्या R है, स्मॉल r, तथा त्रिज्या R है। कहीं पे दो चीजें आपने मान ली, ये आगे आंसर में कहीं नहीं आएगी, बस हमारे लिखने के काम आएगी। देखिए बड़ी बूंद का आयतन, लिखिए बड़ी बूंद का आयतन बड़ी बूंद का आयतन V बराबर N इंटू, समझ गए ना, 4/3 पाई r क्यूब क्या है, प्रत्येक छोटी बूंद का आयतन। ओके, अब कैपिटल V की जगह मैं लिख रहा हूं 4/3 पाई r क्यूब। ये कैपिटल R क्या है, बड़ी बूंद की त्रिज्या। बड़ी बूंद तो एक ही है, छोटी बूंदे तो 125 है। ठीक है, मान रखते हैं 125 गुणा 4/3 पाई, ठीक है, काटो 4/3, 125 r क्यूब। कैपिटल R बराबर 5r वर्गमूल के घनमूल। ठीक बात। हाँ भाई, कैपिटल R निकाल लिया, बड़ी बूंद की त्रिज्या किसके पदों में, छोटी बूंद। मतलब अगर छोटी बूंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो बड़ी बूंद जो बनेगी उसकी 5 सेंटीमीटर। समझ गए ना। ओके, अब विभव की बात करें, लिखिए माना बड़ी बूंद पर विभव VB है, माना बड़ी बूंद पर विभव VB है, तब B फॉर बिग, समझ गया ना, B तो विभव का है, B फॉर बिग, तब K 125 Q बटा R होता है ना, KQ बटा R। ये 125 Q कहां से आया, एक छोटी बूंद पर आवेश आपने माना था ना Q है, तो 125 छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनी है, तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, 125 Q, है ना। बड़ी बूंद पर विभव निकालेंगे तो KQ बटा R। अब ये कैपिटल R आपको पता है कितना है, देखो, है ना, तो VB बराबर, इसलिए कैपिटल R हमने निकाल के रखा था, K 125 Q बटा 5R, 125 बटा 5 25। देखिए VB बराबर क्या है, 25 KQ बटा R। 5 से काटने के बाद सही लिखा है। अभी जो छोटे ब्रैकेट में है ना, घर से या यहां से कोई भी समझदार बताओ, ये छोटे ब्रैकेट में क्या है, प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव। देखो ध्यान से, छोटी बूंद का आवेश, छोटी बूंद की त्रिज्या, तो छोटी बूंद पर विभव को मैं लिखूंगा VS से। लिखिए VB बराबर 25 है ना VS, तो कितना गुना बढ़ गया विभव, 25 गुना बढ़ा है। VS तो पहले से ही था, प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव कितना था VS, इसको V1 जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं VS लिख देता हूं, 200 था, 200 गुणा 25 जो भी है वो आंसर आएगा। 200 गुणा 25 कितना होता है, 5000, सही बात है ना, 5000 वोल्ट। यहां पर एक जीरो की कमी है आपके आंसर में, समझ रहे हैं, या फिर 500 वोल्ट जो लिखा है ना, यहाँ आएगा 5000,
क्योंकि मुझे दिख रहा है 25 इंटू 200, या तो प्रश्न में 200 की जगह 20 कर दो, है ना। खैर आपको गुणा करना आता है ना, 25 को 200 से करो, 500 आता है कि 5000? कुछ नहीं आता है, 5000 आता है, 5000 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रश्न था? 7वां। 8वां देखो पहले से किया हुआ है, एक HW आपको करना है, ध्यान से सुन लो। नवा प्रश्न आपको करना है, नवा प्रश्न आपको करना है, बाकी सभी मैं करवाऊंगा। 11वां आप नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाओगे आप 11वां, कारण 11वां प्रश्न ही गलत है, इसलिए नहीं कर पाओगे। नवा करना, बस कल आंसर बताना है ना। ठीक है, तो ये किताब लीजिए। 8वां किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो बता देना, मेरे साथ से किया हुआ है। ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।